ये चालू नहीं है ना? हेलो साथियों, आज हम थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गए थे। मैं फिर से इस विषय को शुरू करता हूं कि आज हम देश के, भारत के जल, जमीन, जंगल, आदिवासी और भारत के लोगों के भविष्य, भारत का भविष्य, इस पर बात करने जा रहे थे। मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अलग तरीके से लेना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में मैं इसको दूसरे तरीके से शुरू करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ में, वो विद्रोह की जिक्र आप लोगों को सब इतिहासकार उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मेरा सब इतिहासकारों से और भारत के लोगों से सवाल है कि 1857 का जो युद्ध हुआ या जो विद्रोह हुआ, वो किस बात के लिए हुआ है और किन्होंने किया है। आप 1857 की वास्तविकता को जब आप समझेंगे तब आपको समझेगा कि भारत के आदिवासियों ने 1857 का विद्रोह किया था, और इसके अनगिनत प्रमाण आपके सामने मौजूद हो जाएंगे। देश को आजादी की जो बात है, देश जमीन पे खड़ा है, जंगल पे खड़ा है, पर्यावरण पे खड़ा है। इस देश में जमीन नहीं रहेगी, जंगल नहीं रहेगा, पर्यावरण नहीं रहेगा, तो मानव जीवन इस देश पे नहीं रहेगा। आप चांद पे जा रहे हो मानव जीवन ढूंढने के लिए, और जहां आपका मानव जीवन सुरक्षित है, उस जमीन को आप मानव के अनुकूल ना बनाते हुए उसको प्रतिकूल बनाने की तरफ जा रहे हैं। साथियों, जंगलों की कटाई, जंगलों में उद्योगपतियों का हस्तक्षेप, पूंजीपतियों का हस्तक्षेप, ये इस बात का, और सरकार द्वारा उसकी लगातार नीलामी, प्रोजेक्ट के नाम पर जंगलों को उजाड़ने का जो काम है, वो इस तेजी से चल रहा है। चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, सिर्फ प्रमाण कम हो सकता है। कांग्रेस ने कम करी होगी, बीजेपी बहुत ज्यादा मात्रा में कर रही होगी, लेकिन किया तो सभी ने है। भारत के जंगलों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। वास्तविकता में यही आदिवासी है जो भारत के जंगलों को संभाल के रखे हैं। यही आदिवासी है जिन्होंने भारत के जंगल का संवर्धन भी किया, संरक्षण भी किया, और अपने जीवन को भी जिया है वहां पर। भारत के जंगल, जमीन, जल, ये आदिवासियों की संस्कृति और उनके जीवन का अहम हिस्सा है। वास्तविकता में यह भारत के तमाम बाकी लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन जंगल, जल, जमीन और जंगल आदिवासियों के जीवन का अहम हिस्सा है। ये उनकी संस्कृति है, ये उनके वास्तविकता, उनके प्राचीन मान्यताओं की आधारशिला है। 1857 का जो उठाव था, वो जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए किया गया उठाव था। इस देश के जंगल को बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि जिस जमीन पर वो जा रहे हैं उसी जमीन पे कोयला है, पर्यावरण है, लकड़ी है, उसी जमीन से वहां पे खनिज है, सोना है। भारत को सोने की चिड़िया कहने वाले लोग केवल सोने की चिड़िया कह के चले गए या उसको वहीं रोक जाते हैं। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है कि भारत के वो आदिवासी क्षेत्र जहां आदिवासी निवास करते हैं, उन क्षेत्रों में पूरे खनिज है, लोहा है, सोना है, हीरा है, जंगल है, जल है और जमीन भी है। साथियों, हमारा विषय जो है बड़ा संवेदनशील विषय है। एक तरफ इस देश में जल, जमीन, जंगल के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उस अधिकार के लिए, उसको यथास्थिति रखने के लिए लड़ने वाले आदिवासी लोग देशद्रोही कहलाए गए हैं। मैं एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आप पूरी सूची देख लीजिए, जिनको लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ये लोग बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा अगर किसी की पड़ताल हुई है तो वो सर्वसाधारण आदिवासी जनता है। और ये बड़ी अजीब बात है कि जब पूरे देश में लोग, आदिवासी लोग मणिपुर के केस के लिए, मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे,
इस देश का तमाम नागरिक, हर एक नागरिक मणिपुर की घटना के खिलाफ में खड़ा था। उस मणिपुर की घटना के वातावरण को लेकर उसी दौरान इस देश के पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 और ये जो 2023 का जो बिल है ये 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड करके बनाया गया, उसमें संशोधन किया गया है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक शब्द आया है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट एरिया। आदिवासी बहुल एरिया नहीं आया, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट एरिया। चंद उंगलियों पे गिने चुने लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सशस्त्र संघर्ष का आंदोलन चला रहे हैं, उन पर ध्यान सरकार केंद्रित करती है, लेकिन वहां के बहुसंख्यक गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग, प्राणी तुल्य जीवन जीने वाले लोग, आदिवासियों के बारे में सरकार उसका कोई उल्लेख नहीं करती है। ये दो बड़ी बात है इसमें। एक तरफ 90% जनता जो गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, जिनको रहने को घर नहीं, जिनके पास रोजगार नहीं, जिनका जीवन प्राणी तुल्य है, ऐसे लोगों का जिक्र ना करते हुए वहां एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन के हस्तक्षेप का उल्लेख भारत सरकार करती है। और उन क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए चौकियां बिठाने की बात की जाती है, यानी पुलिस स्टेशन के बजाय मिलिट्री सेना की चौकियां, पुलिस स्टेशन के बजाय चौकियां। जब कानून का राज होता है तो पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाती है जहां आम आदमी अपनी एफआईआर दर्ज करता है। लेकिन जहां कानून का राज्य खत्म हो जाता है, राज खत्म हो जाता है, वहां पर मिलिट्री की टुकड़ियां लगाई जाती है। जहां कोई एफआईआर नहीं होता, वहां कोई कानून का राज नहीं होता, वहां सेना का राज होता है। ऐसी जगह पर यानी पूरे आदिवासी क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की चौकियां निर्माण करने का उल्लेख इस बिल में आया है। साथों साथ बहुत बड़ी बात है कि यहां के जंगल डिसाइड किए हुए क्षेत्र, जो घोषित किए हुए क्षेत्र है और जो अघोषित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को लीज पर देने का प्रावधान गवर्नमेंट विकास के नाम पर करती है। आदिवासियों की जो पारंपरिक वन भूमि है, जो उनके राइट्स की भूमि है, जिस पर वो क्लेम करते हैं 2006 के अंतर्गत, फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंतर्गत, सीएफआर जिसको बोलते हैं आप कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, सामुदायिक वन अधिकार, पर्सनल यानी इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स, आईएफआर यानी व्यक्तिगत वन अधिकार। तो पारिवारिक वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार और व्यक्तिगत वन अधिकार की जो दावे करने वाली जमीन है, उन जमीनों को लीज पर देने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, यह आदिवासी विरोधी निर्णय है। यह इस देश के पर्यावरण के खिलाफ में लिया गया निर्णय है। साथियों, पिछले बार ही हमने 46 डिग्री से 47 डिग्री के बीच का टेम्परेचर में भारत का मूल नागरिक जो है, यहाँ के जो नागरिक है, उन्होंने जीवन को जिया है, वो घर से बाहर नहीं निकले। आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर टेम्परेचर 50 के पार हो गया तो जीने लायक रहेगा? वहां प्राणी रह पाएंगे, वहां पक्षी रह पाएंगे, वहां मानव रह पाएगा? ये वनों का जिस तरीके से उस वनों को उजाड़ा जा रहा है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, उसका दुष्परिणाम यहां के तमाम लोगों को झेलना पड़ेगा। आम आदमी के दिमाग में यह है कि जंगल में आदिवासी रहते हैं, हम नहीं रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जंगल है तो जीवन है। जिस दिन जंगल समाप्त हो जाएंगे, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। यानी इस देश के आदिवासी भारत के तमाम लोगों के जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल उनकी ही नहीं, वो तमाम लोगों की जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे समय जब वो जल जमीन जंगल के अधिकारों की बात करते, उसके संरक्षण की बात करते, वहां प्रोजेक्टों का विरोध करते हैं, वो देशद्रोही कहलाए जाते हैं। जो देश की जनता के लिए जी रहे हैं, जो देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जी रहे हैं, वो देशद्रोही चंद लोगों के लिए।
और मेंशन कर दिया गया है लेफ्ट ओरिएंटेड, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट एरिया। ये बोलकर हम क्या जताना चाहते हैं? उन जगह पर जहां पे पुलिस चौकियां और लाइब्रेरी होनी चाहिए, वाचनालय होनी चाहिए, वहां पर आप सेना की चौकी लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो? क्या करना चाहती है सरकार? उन जमीनों को लीज पर देकर आदिवासियों के जो पारंपरिक अधिकार है, वन अधिकार है, उनको समाप्त करने की तरफ डिसीजन लेती है सरकार। क्या दिखाना चाहते हैं आप? भारत का कोई भी धर्म इस देश के पर्यावरण को नहीं बचा सकता है, केवल आदिवासी संस्कृति बचा सकती है। यह हम नहीं बोल रहे, विश्व के सभी वैज्ञानिक जानते हैं इस बात को और उन्होंने माना है। कोई भी धर्म इस देश के पर्यावरण को और जंगल, जल, जमीन, जंगल को नहीं बचा सकता है। केवल आदिवासी संस्कृति ही इस देश के पर्यावरण को और इस देश के मानव जीवन को बचा सकती है। तो आदिवासी संस्कृति का जीवित रहना, आदिवासियों का जीवित रहना इस देश के तमाम लोगों के जीवन के लिए जरूरी है। इस बात को, इस समीकरण को कोई नहीं समझ पा रहा है, इसको दरकिनार किया जा रहा है। हम एक तरफ धर्म खतरे में है, यह बात बोल के इस देश में आंदोलन किया जाता है, लेकिन पर्यावरण खतरे में है, आदमी का, मूल मानव का जीवन खतरे में है, आम आदमी का जीवन खतरे में है, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया जाता है। यह कैसी विचारधारा है? जिसको धर्म की फिक्र है, अरे पर्यावरण बचेगा, अगर पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासी को बचाना पड़ेगा, आदिवासी को बचाना है तो आदिवासी संस्कृति को बचाना पड़ेगा, आदिवासी संस्कृति को अगर बचेगी तो ही देश बचेगा, देश के तमाम लोग बचेंगे, बाकी धार्मिक लोग भी बचेंगे, गैर धार्मिक लोग भी बचेंगे। फिर वो चाहे इस देश का ब्राह्मण भाई हो, इस देश का मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, ओबीसी भाई हो, दलित भाई हो या अन्य भाई हो, सबका जीवन केवल आदिवासियों के भरोसे जीवित रहेगा। साथियों, जब भारत में मणिपुर की घटना के खिलाफ में तमाम आदिवासी सड़क पर थे, देश के तमाम आम आदमियों के संगठन, तमाम सामान्य आदमियों के संगठन, कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मणिपुर की घटना का सब लोग विरोध कर रहे थे। उसी समय भारत के संसद में एक बिल लाया गया। उस बिल का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023। यह बिल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करके बनाया गया है और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि आप निजी उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, पूंजीपतियों को यह जमीन लीज पे दी जाएगी। साथियों, एक झाड़ को खड़ा होने के लिए, जंगल के एक झाड़ को खड़ा होने के लिए कम से कम 25 साल लगते हैं। यह अनुमान केवल आदिवासी बता सकता है, गैर आदिवासी आदमी नहीं बता सकता है। उसका कारण है कि उसको केवल अध्ययन है, यह तो जिया है उस माहौल में। 25 साल एक झाड़ को पूरा परिपक्व होने के लिए लगता है। 25 साल यानी मानव की एक जनरेशन, एक युवा जनरेशन। और एक युवा जनरेशन का समय एक झाड़ को बनाने के लिए लगता है। अगर आप इस तरीके से जंगल को उजाड़ोगे तो 25 साल बाद के जीवन को देख पाओगे, अगर आप ये गारंटी दे रहे हो कि हम झाड़ लगाएंगे। लेकिन 25 साल तक के जो जीवन रहेगा भारत का, वो खतरे में रहेगा, केवल एक बात के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर। जब आदिवासी डेवलपमेंट का विरोध करता है तो वो राष्ट्र विरोधी होता है, लेकिन आप राष्ट्र के जीवन को असुरक्षित करने की निर्णय लेते हो, तब कोई राष्ट्र विरोधी नहीं कहलाया जाता है। ये दोनों बातों को समझना पड़ेगा। हम गंभीरता में हैं, हम गंभीर रूप के सब संकटों को झेल रहे हैं। भारत में बाढ़, सूखा, भूस्खलन और अन्य बातें ये आम हो गई है। अभी भारत के आम आदमी को जिंदा रहने के लिए जो सर्वसामान्य टेम्परेचर चाहिए, उससे 6 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर भारत में आज दिखाई दे रहा है। साथियों, जिस दिन 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस तरीके से वनों का विनाश हुआ है, मैं विकास नहीं बोलना चाहता हूं, वनों का कोई विकास नहीं होता, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। केवल डेवलपमेंट नाम की चीज है,
फॉरेस्ट डेवलपमेंट नाम की कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट के नाम पे कोई बात होती तो सोच भी सकते थे, लेकिन ये केवल डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों का सफाया किया जा रहा है। साथियों, ये बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा ब्यौरा आपके सामने रखता हूं। 2014 से 2018 तक 2347 प्रोजेक्ट के लिए 57,864,466 हेक्टेयर जमीन ली गई है, उसका उपयोग किया गया, वो जंगल विनाश किया गया है, इतने जंगल को बर्बाद किया गया है केवल 2347 प्रोजेक्ट के लिए। आप यकीन मानिए इसमें 1 लाख लोग भी रोजगार से नहीं लगे होंगे। अगर इसका ब्यौरा है तो सरकार ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखना चाहिए। रोजगार का मतलब ये नहीं है, मजदूरी नहीं है। रोजगार का मतलब उसको अस्थायी रोजगार नहीं, स्थायी रोजगार, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की तो गवर्नमेंट गारंटी देते ही नहीं, क्योंकि पूरे सार्वजनिक जो उपक्रम है उनका निजीकरण किया गया है, आउटसोर्सिंग हो रही है, ठेकेदारी पद्धति में हर चीज चली गई है, रिजर्वेशन खत्म हो गया है। इसका जो ठेकेदारी पद्धति है, प्राइवेटाइजेशन है, इसकी आग केवल जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, इन्हीं को ही नहीं हुआ है, इसकी आग तो ओपन क्लास के लोगों को भी हुई है। उनके बच्चे भी सड़क पर आ गए हैं। हर एक आदमी के बाद दूसरा आदमी भारत में बेरोजगार है। ये डाटा विश्व के किसी भी देश में चौंकाने वाला डाटा है। साथियों, मैंने आपको बताया कि 2014 से 2018 तक कितनी जंगल को बर्बाद किया गया है प्रोजेक्ट के नाम पर। आप दूसरी बात, 2019 में 954 प्रोजेक्ट के लिए, केवल 954 प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 9,83,665 हेक्टेयर जमीन को, जंगल को बर्बाद किया है। और इन प्रोजेक्टों का आप विवरण ले लीजिए कि इन प्रोजेक्टों से देश को क्या फायदा हुआ है, वहां पर रहने वाले लोगों को क्या फायदा हुआ है, जनजीवन को क्या फायदा हुआ है, और जो नुकसान हुआ है पर्यावरण के नाम पे, जो ऑक्सीजन लेवल, CO2 का लेवल जो घटा है, और जो जिस लेवल से टेम्परेचर बढ़ा है देश में, उसका अगर आप ब्यौरा करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, उसका विश्लेषण करोगे तो आपको महसूस होगा हम अपने हाथों से अपने जीवन को असुरक्षित करने की तरफ जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको देश का संविधान नहीं मालूम है, जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, ऐसे ही लोग इस देश के पर्यावरण को बचाए हुए हैं। ऐसे ही लोग इस देश के शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों के जीवन को बचाए हुए हैं। उन्हीं का नाम आदिवासी है। और हमारे लोग, हमारा देश आदिवासियों की तरफ सम्मान के रूप में ना देखते हुए, उनको मूल निवासी का अधिकार ना देते हुए, उनको इस देश के प्रथम नागरिक का अधिकार ना देते हुए, उन्हें वनवासी कहकर इग्नोर करने की जो बात कर रहा है, वो अपने ही हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तरफ जा रहा है। साथियों, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इस देश में धर्म खतरे में नहीं है, जीवन खतरे में है। धर्म खतरे में बोलकर जीवन खतरे की जो बात है, उसको दरकिनार करने की एक पॉलिटिक्स चल रही है। आपके सामने रखा जा रहा है कि फलाना धर्म खतरे में है। कोई बोलता है हिंदू धर्म खतरे में, कोई बोलता है इस्लाम खतरे में है, कोई क्रिश्चियन धर्म खतरे में है, कोई बौद्ध धर्म खतरे में है, बताता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि मानव जीवन ही खतरे में है। क्योंकि अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया तो भारत में बहुत हाहाकार मच जाएगा। इस बात को देखना जरूरी है। जितने पर्यावरणवादी हैं, मेरा खुला आह्वान है कि आप इस पर बात करें, खुली चर्चा करें। यह चर्चा भारत के तमाम व्यक्तियों के लिए जरूरी है। इस देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर तो आम आदमी जो मजदूर है, जिसका कोई नहीं है, उसके भी जीवन के लिए जरूरी है।
साथियों, मैं जिस तरीके से ये बिल पास हुआ उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम 15 लाख हेक्टेयर जंगल अब फिर से लीज की तरफ जाएगा। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के नाम पर जिस तरीके से जंगल को प्रोटेक्ट किया गया और आदिवासियों का विस्थापन वहां से होगा, करीब करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ आदिवासी समाज के लोग हमेशा हमेशा के लिए वहां से विस्थापित होंगे। केवल आदिवासी ही विस्थापित नहीं होगा, जो पारंपरिक वन निवासी भी है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ओबीसी है या अन्य जनजाति और इवन ब्राह्मण भी हो सकता है, वो भी इससे पूरी तरह महरूम हो जाएंगे। केवल आदिवासियों को टारगेट करके सोचना ये बचपना है। इसको केवल आदिवासियों तक सीमित ना समझे। ये जो लाइन है इसको समझने की कोशिश हम सब लोगों ने मिलकर करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ धर्म टिका हुआ है, भगवान टिका हुआ है तब जब हम जिंदा है। जीवन है, मानव जीवन है तो भगवान का अस्तित्व है। मानव जीवन नहीं तो भगवान के अस्तित्व को क्या ये करोगे आप? किसी धर्म के अस्तित्व पे क्या बात करोगे आप? ये प्राथमिक बातें नहीं हो सकती इस देश में। आज प्राथमिक बातें है कि इस देश का जल जमीन जंगल बचना चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए, और इन सब चीजों को बचाने वाले लोग, वो समाज, वो समूह जिंदा रहना चाहिए, उसका बचना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इस देश का संविधान बचना चाहिए। इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, सर्वधर्म समभाव की जो भाषा है वो बचनी चाहिए। वो जो समाज है वो बचना चाहिए। वो जीने का अंदाज बचना चाहिए, तब देश बचेगा। साथियों, मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि 2 परिस्थितियों का हम लोग ने आकलन करना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक तरफ सरकार ने किसानों का 1,84,000 यानी 1,84,00,000 यानी 1,84,000 करोड़ का जो कर्ज है वो माफ नहीं किया है, नहीं करती है एक तरफ। और दूसरी तरफ हमारी सरकार 10,18,000 करोड़ का जो कर्ज है, किनका? उद्योगपतियों का, कंपनियों का, वो कर्ज माफ कर देती है। ये दोनों बातों का आप विश्लेषण कीजिए। किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, लेकिन कंपनियों का कर्ज माफ हो जाता है। तो ये नीति श्रमिकों के पक्ष की नीति नहीं है, ये उनके खिलाफ की नीति है, और ये नीति पूंजीपतियों के पक्ष की नीति है। किधर जा रहा है देश? जो लोग इस देश में राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जो लोग इस देश को धार्मिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मेरा उन भाइयों से विनती है कि इस नीति का भी तो खिलाफत करनी चाहिए। आपका बच्चा भी कभी किसान बन सकता है, मजदूर बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। नौकरी कहां करोगे? वो क्या आरएसएस का वर्कर बेरोजगार नहीं है? आरएसएस के वर्कर का बच्चा बेरोजगार नहीं है, वो सुशिक्षित नहीं होगा, वो किसी भी धर्म का रहे, किसी भी जाति का रहे। संगठन का निर्माण समाज को सुरक्षित करने के लिए होता है। संगठन का निर्माण किसी धर्म रक्षा के लिए नहीं होता है। धर्म का होना नहीं होना यह द्वितीय दर्जे की बात है। मानवता और मानव जीवन का होना यह प्राथमिक दर्जे की बात है। यह आदिवासी संस्कृति की सीख है। आदिवासी संस्कृति मानव जीवन को खोजता है, मानव जीवन को सुरक्षित रखता है। इसलिए आज तक भारत में जंगल जिंदा है। अगर आदिवासी ना लड़े तो 5 साल के अंदर भारत वन मुक्त भारत हो जाएगा, वन मुक्त देश हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर 55% होगा और बराबर है। फिर जाके चांद पे खोजने की बात करेंगे हम लोग जीवन को। भारत में जीवन नहीं रहेगा। आदिवासी सरल आदमी, हम तो शहरों में रहते हैं, लेकिन जो वहां का जंगल का आदिवासी है, जब उसको पता चलता है चांद में जीवन खोजने गए, तो वो कुछ नहीं बोलता है और नीचे मुंडी डाल के मुस्कुरा के हंस देता है, क्योंकि उसको मालूम है
कि वास्तविक जीवन की जो बर्बादी हो रही है वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनको देशद्रोही बोला जाता है जब वो अपने जमीन को बचाने की बात करते हैं, जंगल को बचाने की बात करते हैं, अपने पारंपरिक अधिकारों को बचाने की बात करते हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम? किस तरफ जा रहे हैं हम? इस बात को हमने सोचना पड़ेगा। एक बड़ी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि भारत को अगर आजादी मिली है तो किस बात से मिली है? आजादी केवल राजनीतिक सत्ता के रूप में हमारे हिस्से में आई है, लेकिन सांस्कृतिक, पारिवारिक और पारंपरिक और पर्यावरण की जो सत्ता है उसको हम खोते चले जा रहे हैं। उसके बारे में किसी ने बात नहीं किया, उसके बारे में किसी ने विचार नहीं किया, केवल आदिवासियों ने किया है। और वही आदिवासियों को लोग वनवासी कह रहे हैं, उन्हीं आदिवासियों को लोग गुनाहगार कहते हैं, क्रिमिनल ट्राइब कहते हैं, उन्हीं आदिवासियों को लोग जंगली बोलते हैं, असभ्य बोल रहे हैं, अनसिविलाइज बोलते हैं, जिन्होंने हम सबको जिंदा रखा है। साथियों, आज धर्म की नहीं, आदिवासी संस्कृति की जरूरत है पूरे देश को और विश्व को। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सामने चुनौती हमारे सामने खड़ी है, पूरे देश के ने, विश्व के साइंटिस्टों ने बोला है केवल आदिवासी संस्कृति ही ग्लोबल वार्मिंग से मानव जीवन को मुक्ति दिला सकती है। और इस बात का हम सब लोगों को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज विशेष करके जिस विषय को हमने हाथ लगाया है, जिस बात को हम लोग सामने रख रहे हैं, उस बात को लेकर आदिवासी समाज के लोग कितने गंभीर हैं, आदिवासी समाज का अधिकारी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, युवा कितना गंभीर है, ये उसको समझने की जरूरत है। आदिवासी का झुकाव भगवानों की तरफ, महाराजों की तरफ, धर्मों की तरफ जा रहा है। भाई साहब, दुनिया आपकी तरफ आ रही है और आप दूसरी तरफ जा रहे हो। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था कि मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है उसकी संस्कृति, द्वितीय आवश्यकता है उसके अधिकार, तृतीय आवश्यकता है उसकी सभ्यता और चौथी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है उसका जीवन। ये चार बातें भगवान बिरसा मुंडा ने उस अवस्था में बोली थी जब वो खुद अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जूझ रहे थे। वो जल जमीन जंगल के लड़ाई के अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे थे। आपके पास जमीन है, आपके पास जंगल है, लेकिन सरकार का जो रवैया आदिवासियों की तरफ देखने का है वो बदल रहा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 ये लोकसभा में पारित हो गया है, शायद राज्यसभा में पारित हो जाए और इसके बाद आदिवासियों का वन अधिकार पर जो पारंपरिक क्लेम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पारंपरिक क्लेम उन पंजीपतियों का होगा जिसका उस जमीन से कोई नाता नहीं है। हमारे देश की सरकार ने जमीन को कॉमोडिटी समझ ली है, वस्तु समझ ली है, खरीदी और बिक्री करने की और लीज देने की। साथियों, इस देश की जमीन और वो भी आदिवासियों की जमीन ये खरीदी बिक्री की वस्तु नहीं है। ये उसके बदले का मुकाबला, जमीन के बदले जमीन से ही उसका मुबादला हो सकता है, जिसको कॉम्पनसेशन बोलते हैं आप। लेकिन यहां पैसों से तोली जा रही है, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं। इसका शिकार ब्राह्मण भाई भी होगा, इसका शिकार देश के तमाम नागरिक होंगे और एक समय सब पछताएंगे। विशेष करके आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने इस समाज की संस्कृति को, इस समाज की सभ्यता को, इस समाज के वास्तविकता को जिन्होंने धोखा दिया है। जो लोग बनावटी जीवन जी रहे हैं, जिन लोगों में समाज के प्रति प्रेम नहीं है, जिनमें समाज की संस्कृति के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो आने वाले समय में समाज उनको भूल जाएगा, देश का कोई नागरिक उनको याद नहीं करेगा। मैं बिरसा ब्रिगेड की बातें, बिरसा ब्रिगेड का जो अपना ओपिनियन है इस बात को लेकर कि ये जो बिल है ये केवल आदिवासियों को खतरे में नहीं डालेगा, ये बिल पूरे देश को खतरे में डाल देगा। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको रिव्यू करें,
इस पर फिर से चिंतन करे, इसको पारित ना करे, इसको कानून ना बनाए। हमारे लिए इस देश के विकास से ज्यादा हमारे जीवन की सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए। जीवन है तो सब है, जीवन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। ये हमारी सोच है। आज के तारीख में आप देख रहे हैं, मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अवार्ड मिला था, चैंपियन ऑफ अर्थ। चैंपियन ऑफ अर्थ ये अवार्ड पाने वाले मोदी जी पहले आदमी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लैंड बैंक बनाया गया, भारत के जंगलों को उद्योगपतियों को सौंपा गया, भारत की जमीनों को खुले तौर पे उसकी नीलामी की गई, उसको लैंड बैंक के तौर पे इन्वेस्टर्स को उस पर बुलाया गया, भारत के आदिवासियों को विस्थापित करने का प्लान बनाया गया, आदिवासियों की संस्कृति को समाप्त करने का प्लान बनाया गया। इसलिए चैंपियन ऑफ अर्थ का उनको खिताब मिला है, या उनकी रहनुमाई में इस देश के जल, जमीन, जंगल और आदिवासियों का बचाव हुआ है, इस बात के लिए मिला है। इस पर अब हमको सोचने का समय आ गया है। मैं आरएसएस के साथियों को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को गंभीरता से सोचें, इस पर विचार विमर्श करें कि क्या जरूरी है, किस बात को हमने प्राथमिकता देना चाहिए। यह देश धार्मिक राष्ट्र बनने के पहले सांस्कृतिक राष्ट्र बनना इस देश का सबसे ज्यादा जरूरी है। और सांस्कृतिक राष्ट्र यानी वो सिंधु संस्कृति का राष्ट्र जहां पर पर्यावरण सर्वोच्च है, जहां पे जंगल, जल, जमीन, जंगल सर्वोच्च है, जहां प्रकृति सर्वोच्च है। उसके बाद ही धर्मों का निर्माण होता है। धर्म ये कृति में मानव निर्मित है। प्रकृति और संस्कृति का संबंध है। साथियों, आज के दौर में जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों का सफाया हो रहा है, आदिवासियों का जंगलों से विस्थापन हो रहा है, उससे साफ है कि केवल आदिवासी जंगलों की जमीनों से विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के तमाम नागरिक अपने जीवन से विस्थापित होने की तरफ जा रहे हैं। जो सर्वसामान्य जीवन है उससे विस्थापित होने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम खुद अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं। आज की तारीख में जितने बिरसा ब्रिगेड के साथी हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो, या नॉर्थ ईस्ट के साथी हो, सेवन सिस्टर्स जो हमारे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, आसाम, यहाँ के साथी हो, मैं तमाम आदिवासी साथियों से और बिरसा ब्रिगेड मिशन आदिवासी भारत के जितने साथी हैं, काम करने वाले भाई है, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, या और भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, हमारे दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, या आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उन तमाम क्रियाशील कार्यकर्ताओं से मेरी विनती है कि हम लोगों को इस देश के जल, जमीन, जंगल की लड़ाई में केवल आदिवासियों को अकेला छोड़ के चलेगा नहीं। जब जल, जमीन, जंगल की लड़ाई का जिक्र होता है तो केवल आदिवासी दिखाई देता है लड़ते हुए, बाकी लोग उस लड़ाई को अपनी लड़ाई का हिस्सा नहीं मानते। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसके परिणाम भोगते हैं लेकिन उसको अपनी लड़ाई का हिस्सा नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ इस देश की सरकार, इस देश की व्यवस्था आदिवासियों को एंटी नेशनल घोषित करती है, राष्ट्र विरोधी घोषित करती है, विकास विरोधी घोषित करती है। आदिवासी इस देश में ना विकास विरोधी है, आदिवासी केवल विनाश विरोधी है। आदिवासियों ने इस देश के जल, जमीन, जंगल को कायम रखा था, कायम रखेंगे और रहेंगे जब तक कि आदिवासी संस्कृति, उनका आंदोलन और उनका जीवन इस जमीन पे रहेगा, इस जमीन के जंगल पे रहेगा, जल पे रहेगा, जमीन पे रहेगा। जल, जमीन, जंगल इस देश की आत्मा है। देश हवा में नहीं खड़ा है, देश जमीन पर खड़ा है।
आपको कोई फैन और कूलर और या एसी ये ऑक्सीजन नहीं दे रहे, आपको जंगल ऑक्सीजन दे रहा है। आपको जमीन से जल मिल रहा है, जो जल का संवर्धन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, उससे जीवन मिल रहा है। आदिवासियों की लड़ाई जो बुनियादी लड़ाई है, सर्वसामान्य मानव की लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, सभी मानवों की लड़ाई है, ये बहुत व्यापक लड़ाई है। आदिवासियों ने कभी संकुचित नहीं सोचा, छोटे से धर्म के बारे में कभी नहीं सोचा, छोटी सी सत्ता के बारे में आदिवासियों ने कभी नहीं सोचा। आदिवासियों की बुनियादी लड़ाई मानव जीवन को बचाने की है, पर्यावरण को बचाने की है, जमीन को बचाने की है, जंगल को बचाने की है। लेकिन एक तरफ पूरे कॉरपोरेट को खुला न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए, आपको कौन सी जमीन चाहिए आदिवासियों की, हम जब चाहे तब इनको यहां से विस्थापित कर देंगे, जब चाहे तब इनका हम लोग यहां से इन पर टॉर्चर करके, इनको इनकाउंटर करके यहां से बाहर कर देंगे। ये जो परिस्थितियां पूरे देश में दिखाई दे रही है, ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। मैं छोटा सा सवाल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों से करना चाहता हूं। जो हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी भाई हैं, जो गंभीरता से समाज को समझते हैं, उनसे मेरा सवाल है, चाहे किसी भी राज्य का हो, जो घटना मणिपुर के 6वीं अनुसूची के क्षेत्र में हुई है, क्या वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में नहीं हो सकती है? क्योंकि जमीन की जरूरत केवल मणिपुर की जमीन नहीं चाहिए, यहां के उद्योगपतियों को और बाकी लोगों को जमीन तो 5वीं अनुसूची की भी चाहिए। वहां पे भी मिनरल है, यहां पे भी मिनरल है। आपकी क्या तैयारी है? आप कैसे बचाओगे? उदाहरण के लिए लीजिए, आप एक बहुत छोटा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, गढ़चिरौली के सुरजागढ़ का। बिगर ग्राम सभा के परमिशन, वहाँ के ग्राम सभाओं में जाओ, आप मिलेंगे तो आपको बोलेंगे हमने परमिशन नहीं दी है, हमारी जबरदस्ती परमिशन ले ली है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। उसके जो साइड इफेक्ट्स है, वहाँ के बच्चों को लंग्स, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम, उनका हेल्थ प्रॉब्लम, और रोजगार के रूप में क्या दे रहे हैं आप? तो डेली वेजेस में सड़क पर झाड़ू मारने की नौकरी, चौकीदारी की नौकरी, वो भी तब तक जब तक के खनन चालू रहेगा। जिस दिन खनन खत्म, आपकी नौकरी खत्म, आपको जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जिन आदिवासियों ने हजारों सालों से उस मिनरल को संभाल के रखा है, उनको केवल रोजगार के नाम पे आप लोग बेवकूफ बना रहे हो। अगर उसका विरोध वहां की जनता करेंगी तो वो भी नक्सलाइट कहलाएगी। क्या तो आदिवासी विकास का विरोधी है? साथियों, आदिवासी विकास का विरोधी नहीं है, विनाश का विरोधी है। यह आम जनता को भी समझने की जरूरत है आज। इसका मतलब यह नहीं कि हम लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का मदद कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम हर उस बात का समर्थन करेंगे जो मानव जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए जरूरी है। आदिवासी शहीदों को, आदिवासी क्रांतिकारियों को इस देश ने कभी देश का क्रांतिकारी नहीं माना।